तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के पाठ 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो प्रायः हमें साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। समीकरण क्या होता है? तो समीकरण को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और अगर इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 2 = 11। तो x की वैल्यू इसमें आ गई 11। इस तरीके से समीकरण को सॉल्व किया जाता था। अब क्योंकि x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये क्या है? 11 क्या है? एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर भी है। 11 एक प्राकृत संख्या है। जैसे x + 5 = 5, ये दूसरा समीकरण है। इसका हल क्या होगा? 5 - 5, इस पॉजिटिव 5 को इस तरफ ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका हल आएगा x = 0। तो 0 क्या है या शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। अगला देख लेते हैं, x + 18 = 5, तीसरा समीकरण। इसका हल क्या होगा? 5 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -13। तो इससे क्या समझ में आता है कि समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं ही काफ़ी नहीं हैं, हमको पूर्णांक भी मिलते हैं, यानी इंटीजर्स भी उत्तर में मिल सकते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम कहें 2x = 3, ये हमारा चौथा समीकरण हो, और एक और समीकरण के बारे में बात करें 5x + 7 = 0, तो इनके उत्तर क्या होंगे? तो इसका उत्तर होगा x = 3/2 और इसका उत्तर क्या होगा? इसको पहले तो हम 5x = -7 लिखेंगे, फिर x = -7/5 लिखेंगे। तो इसके उत्तर जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या आया? एक तो आया 3/2 और एक आया -7/5। तो इनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं पर मूल संख्याएं आप जानते होंगे कि इनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ठीक है। अब इनके गुणधर्म क्या होते हैं? तो पहले तो हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पहले हम समझते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो क्या होता है? अगर हम योग करते हैं पूर्ण संख्याओं का, यानी कि जोड़ते हैं, अगर हम 0 में 5 को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 5। तो 5 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 + 7 क्या उत्तर होगा? 11। तो 11 क्या है? यह भी एक पूर्ण संख्या है। यह भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। पर यदि हम घटाते हैं या व्यवकलन करते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 - 7 जो कि -2 आता है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह क्या? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या है? ये एक पूर्णांक है। यह एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। पर यदि हम गुणन करते हैं या गुणा करते हैं 0 × 3 तो 0, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है। 3 × 7
21, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। पर यदि हम भाग करते हैं, इसको तो लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के सभी 4 क्रियाओं के लिए। फिर तो हम बात करें अब पूर्णांक की या इंटीजर्स की। अगर हम इंटीजर्स का योग करते हैं तो क्या हमें पूर्णांक ही मिलेगा? -6 + 5 जो कि -1 होगा, पूर्णांक है। -7 + -5, इसका उत्तर भी क्या होगा? -7 - 5 मीन्स -12, यह भी एक पूर्णांक ही होगा। और 8 + 5 जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसका उत्तर भी एक पूर्णांक होगा। तो क्या कह सकते हैं, व्यापक रूप से किन्हीं 2 पूर्णांकों का जोड़, यानी किन्हीं 2 पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक होता है। और इसी तरीके से इनका घटाना भी एक पूर्णांक होता है। घटाना भी एक पूर्णांक होता है। जैसे 7 - 5 2 पूर्णांक ही है, 7 - 5 2 एक पूर्णांक है। और 5 - 7 करें तो -2 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो घटाना भी एक पूर्णांक होता है। अब क्योंकि घटाना और जोड़ दोनों पूर्णांक हैं, तो इसका गुणन भी एक पूर्णांक ही होगा। इसका गुणन भी एक पूर्णांक ही होगा। पर यदि हम बात करते हैं भाग की, किसकी? भाग की या डिवाइड करने की, तो वही 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यह एक पूर्णांक नहीं है, यह एक पूर्णांक नहीं है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। अगला हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या? P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, दोनों ही पूर्णांक हों। और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका मान इन्फिनाइट हो जाता है। अगर कहीं लिखा है 1/0, इसका मान भी इन्फिनाइट होगा। कहीं लिखा है 2/0, तो इसका मान भी इन्फिनाइट होगा। तो Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे? हमने लिखा -2/3, 6/7, 9/-5। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और 0, -2, 4, P/Q ये सभी इसके रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है एक देख लेते हैं। मान लो आपको 3/8 को -5/7 में जोड़ना है, तो हम 8 और 7 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा 56, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21 + -40, तो हमारा आंसर आएगा 19/56। हमारा आंसर क्या आएगा? 19/56। ये भी एक हमारी परिमेय संख्या ही है।
इसके बाद अगर हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर हमको 2/3 गुणे 4/5 करना है तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी -8, 5 × 15। सिंपल। 3/7 × 2/5 इज इक्वल टू 6/35। गुणा बहुत सिंपल होता है, केवल हमको चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम डिवाइड करें, क्या, अगर हम डिवाइड करते हैं -5/3 डिवाइडेड 2/3, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको वैसा ही लिखा रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई लगा के इसको कर देंगे 3/2। इस नंबर को हम पलट देते हैं, इस नंबर को हम पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा -15/6। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो हमारा आंसर आएगा -5/2। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्रम पूर्ण संख्याओं में, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या उनमें क्रम विनिमेयता होती है। क्रम विनिमेयता का गुण पाया जाता है, देखते हैं। सबसे पहले योग करके ही देख लेते हैं। तो अगर हम 0 + 7 करें तो भी उत्तर 7 आएगा, और 7 + 0 करें तो भी आंसर हमारा 7 ही आएगा। तो योग में तो क्रम विनिमेयता है, परंतु घटाने में ऐसा नहीं होता है, घटाने में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं गुणन में। तो गुणन में भी यह चीज़ फॉलो होती है। 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर हमारा सेम रहेगा, परंतु भाग में ऐसा नहीं होता है, भाग में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांकों में क्या होता है। क्या ये नियम या ये गुण पूर्णांकों में होता है। तो योग में तो होता है, योग में होता है, लेकिन घटाना में नहीं होता है। जैसे 5 - -3 और -3 - 5, इन दोनों के उत्तर बराबर नहीं होंगे। इसका उत्तर होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, इसका उत्तर होगा -8, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है। सेम इसी तरीके से भाग में भी यह क्रम विनिमय नहीं होता है, जबकि गुणा में होता है, जबकि गुणा में होता है। अगर हम -2 × 3 करें या 3 × -2 करें या -3 × 2 करें, इन तीनों का ही उत्तर हमारा सेम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। क्या इनमें वह नियम होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे योग के लिए। अगर संख्या दी रहे -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, और ये -2/3 प्लस -7/30, तो ये हो जाएगा -27/30 मीन्स -9/10। और इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस प्रश्न को -2/3 प्लस 3/5 को हम एक साथ लिखते हैं और -5/6 को अलग करते हैं, तो क्या होगा। तो ये आएगा -1/15 प्लस -5/6, तो ये हमारा वही फिर सेम -27/30, जो कि होगा -9/10। मतलब योग का नियम तो होता है,
परंतु इसमें भी बता दें घटाने में यह फॉलो नहीं होता। घटाने में क्रम विनिमेयता नहीं है परमेय संख्याएं। गुणन में ये नियम फॉलो होता है। परमेय संख्याओं के गुणन में ये नियम फॉलो होता है, लेकिन भाग में यह नियम फॉलो नहीं होता है। भाग साहचर्य नहीं है। तो ये नियम इसमें फॉलो नहीं होते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं आगे हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। आगे हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। तो अगर कहीं लिखा हो -a/b, तो इसका अगर हमको योज्य प्रतिलोम करना है तो वो हो जाएगा a/b। सिंपलेस्ट थिंग। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? उस संख्या को पॉजिटिव कर देना होता है। और a/b का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो a/b का योज्य प्रतिलोम होगा -a/b। ठीक है, a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होगा। इसके बाद बात करते हैं व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या होता है? तो 8/21 अगर आपकी संख्या है तो इसको ऐसी किसी संख्या से गुणा करना कि गुणनफल कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो वो उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। तो इसको अगर हम 21/8 से गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो C/D दूसरी शून्योत्तर संख्या a/v का व्युत्क्रम है या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, क्योंकि a/b इंटू C/d बराबर 1 होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a/b b/a बराबर 1 होता है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक और नियम होता है, कहीं लिखा हो a इंटू बी प्लस सी तो इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर सकते हैं। कहीं लिखा हो a इंटू बी माइनस सी तो उसको ए बी माइनस ए सी लिखा जा सकता है। अब कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे -7/19 का योज्य प्रतिलोम तो हम बिना देखे बता सकते हैं कि इसका योज्य प्रतिलोम होगा 7/19। उस संख्या के पॉजिटिव भाग को ही योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा। और कोई हमसे पूछे 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये होगा -21/112। अब हमसे कहा गया है माइनस इंटू माइनस एक्स और x क्या ये समान है? तो हम देखते हैं x बराबर है 13/17। अगर x बराबर 13/17 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -x बराबर -13/17। तो करके देखते हैं 13/17 प्लस -13/17, ये तो 0 है, ये 0 है। मतलब अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं
-13/17 बराबर होगा 13/17। और इसी से ये प्रूफ होता है कि माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर एक्स होगा। तो ये आपका हो चुका है। इसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू -3/7 माइनस 3/7 इंटू 3/5 माइनस 1/14। जगह इधर उधर कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए इसमें। अब हम क्या करेंगे, 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5 माइनस 1/14। इसके बाद लिख सकते हैं -3/7, क्योंकि ये दोनों में है तो उसको कॉमन ले लिया। तो ये हमारा बचा 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1/14। अब इसको यहाँ समझिए, देखिए 3/7 यहाँ भी है, 3/7 यहाँ भी है, और यहाँ प्लस का निशान लगा है। और एक समीकरण यहाँ बचा, एक यहाँ। तो इन दोनों में से एक को हमने बाहर निकाल लिया। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3/7 इंटू 5/5 माइनस 1/14। तो ये हो जाएगा 1। तो -3/7 इंटू 1 बराबर माइनस 1/14। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 14। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1, तो यह आ जाएगा -7/14। और इसको सरल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमारा आंसर होगा -1/2। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा।